नमस्कार, न्यूज़ एनसीआर के फेसबुक पेज लाइव पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी। हमारी सीरीज ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद के 19वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद एपिसोड के 19वें एपिसोड में आज हमारे साथ हैं सोनू नवचेतना फाउंडेशन के चेयरमैन दुर्गेश शर्मा जी। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कोशिश रहती है कि रोजाना हम आपको फरीदाबाद शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो लोग समाज सेवा कर रहे हैं, जो लोगों समाज में उनकी सहभागिता है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों तक इस महामारी में सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन लोगों को आपसे रूबरू कराते हैं ताकि आपको भी ये पता चले कि कौन ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इसके पीछे कौन है। दूसरा, आपको भी अगर किसी मदद की जरूरत है या आपके आसपास आपको कोई लगता है कि ऐसा जरूरतमंद है जिसकी मदद करनी है और उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, तो आप इनसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दूं, दुर्गेश जी बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे और नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के CSR के कोऑर्डिनेटर भी हैं और बहुत अच्छा समाज सेवा का काम कर रहे हैं। जबकि प्रोफेसर हैं, उसके बावजूद भी ये समाज में कहीं ना कहीं लोगों की मदद करते हुए आपको नजर आ जाते होंगे। सभी बातें हम इनसे आज विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सोनू नवचेतना फाउंडेशन जो है, आपने कई बार सुना होगा शहर में हर जगह कहीं ना कहीं सोनू नवचेतना फाउंडेशन के वॉलंटियर्स काम करते हुए नजर आते हैं। सोनू जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि वैसे तो ये सवाल जवाब का कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है, हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि आप लोगों तक पहुंचें और लोगों को पता चले कि आप भी एक समाज में को एक अपना मदद करने का काम कर रहे हैं समाज में। सोनू नवचेतना इस महामारी में किस तरह के काम कर रही है, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप डिस्क्राइब करके बताएं। सबसे पहले प्रताप जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी विपरीत परिस्थितियों के दौरान आप सभी जो पत्रकार बंधु हैं, साथी हैं मेरे, वो हमेशा समाज में अच्छाई बुराई को उजागर करते हुए आए हैं, हमेशा एक नए पहलू को दिखाते हुए आए हैं। लोगों के बीच में व्यंग्यात्मक तौर पर खड़े होने का विषय हो या समाज में कोई महामारी के बीच में लड़ने का काम हो, जिस जज्बे के साथ अभी सभी पत्रकार बंधु लड़ते हैं, सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। दूसरा, मैं आपको बता दूं, आज माफी चाहूंगा दोस्तों, मैं आपको बता नहीं पाया कि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है और मेरी तरफ से हमारे सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। दूसरा जी, धन्यवाद देना चाहूंगा मैं ये न्यूज़ NCR के जितने भी हमारे साथी हमारे इस लाइव फेसबुक चैनल से जुड़े हुए हैं या किसी ना किसी माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सभी से जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं, नमस्कार कहना चाहूंगा जी। लॉकडाउन के समय में, लॉकडाउन की जो परिस्थितियों का काल हम सभी देखते आए हैं, इसमें मार्च 2020 का जब अंतिम क्षण चल रहा था, तब ये लॉकडाउन का दौर आया। अलग अलग कड़ियां, अलग अलग महीने इनके बीतते गए। हमने दिहाड़ी मजदूरों से लेकर जिन लोगों ने अपना काम, रोजगार, रोटी सब त्याग चुके थे, जिन्हें कोई कहीं से काम नहीं मिल रहा था, हमने उन्हें राशन मुहैया कराने का काम किया। घर घर हम जाते थे, गांव गांव जाते थे, सफाई अभियान करते थे, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, साबुन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया हम लोगों ने, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन किए, राशन हमने 2260 परिवारों को 3 महीने का राशन उपलब्ध करवाया। और आप सभी साथियों के आशीर्वाद या बड़े के आशीर्वाद से जो सोनू नवचेतना फाउंडेशन द्वारा राशन किट जो वितरित की गई थी, उसे देश में प्रथम स्थान मिला। अच्छा, बहुत बढ़िया। इतनी बेहतरीन वो किट थी, जो 25 किलो की किट हमने एक परिवार को दी थी, जिसमें 1 महीना बिताने के लिए समस्त राशन शामिल था जी। उसके बाद ये दूसरा जो लॉकडाउन का फेस आया जी, और जो अभी परिस्थितियां चल रही हैं, उसमें हमने जिला प्रशासन और NHPC के सहयोग से, रेड क्रॉस के सहयोग से अपनी छोटी जो संस्थाएं हमारे साथ चल रही थी, कोई बड़ी संस्थाएं हमारे साथ चल रही थी, उन सभी का हमने सहयोग लिया। और आज हम फरीदाबाद में लगभग 104 के करीब नुक्कड़ नाटक हम गांव में आयोजित कर चुके हैं और नुक्कड़ नाटकों का दौर अभी चल रहा है। हम चाहेंगे कि कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। आपने देखा होगा, अब ये कोरोना वायरस गांव तक नहीं पहुंचा है, सिर्फ शहरों में है। गांव में लोगों का एक आंकलन है कि कोरोना नाम की कोई महामारी नहीं है जी। लेकिन आपके माध्यम से प्रताप जी, मैं आज आपके इस न्यूज़ NCR चैनल के माध्यम से भी जनता को बताना चाहूंगा, जरूर जागरूक करना चाहूंगा कि जो कोरोना वायरस है, अगर इसके बारे में आपको जानना है और
अगर आपको लगता है कि कोरोना नाम की कोई महामारी बीमारी है ही नहीं, तो आप एक बार मेरे कहने से बीके हॉस्पिटल का दौरा करके आइए जी। शायद आप सभी को पता लग जाएगा कि कोरोना नाम की महामारी है। जिन लोगों ने अपना परिवार का कोई सदस्य खोया है, जिन्होंने कोई अपना खोया है, सिर्फ वही बता सकता है कि कोरोना महामारी क्या है। आज गांव गांव में शक्तिमान बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे जो मास्क नहीं लगाते हैं, सैनिटाइजर नहीं लगाते हैं, अपने आप को शक्तिमान से कम नहीं समझते हैं। लेकिन मेरा उन सभी से निवेदन है कि अगर आपके अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम काफी अच्छा आपका मजबूत है, अगर आपको भगवान ने सच में एक ऐसी कैपेबिलिटी, काबिलियत दी है कि आप उस कोरोना वायरस का सामना कर सकते हैं, तो अपनी उस एनर्जी को अच्छी जगह लगाएं, जनहित में लगाएं, जन सेवा कीजिए, गांव गांव में जाइए, शहरों में जाइए, बस्तियों में जाइए, लोगों को इसके प्रति जागरूक कीजिए, अपनी एनर्जी को किसी पॉजिटिव चीज में लगाइए। हमारा फिलहाल ये अभियान चल रहा है प्रताप जी। इसके अलावा जिन अस्पतालों में हमारे बल्लभगढ़ एनसीआर के जो छोटे छोटे अस्पताल हैं, वहां बहुत सारे लोग जो कोरोना से परेशान हैं या जो हाई बीपी शुगर, ब्लड शुगर से परेशान है, जिन्हें चलने में असमर्थता होती है, उन लोगों के लिए हमने गाड़ी एम्बुलेंस की सुविधा की हुई है कि अगर आपके परिवार के पास पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं है, आप एम्बुलेंस का जो खर्चा है वो वहन नहीं कर सकते, तो आप हमारे नंबर पर कभी भी कॉल कीजिए या हमारी वेबसाइट पर, हमारे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर आप हमें मैसेज कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आधे या पौने घंटे के अंतराल पर हम आपके बीच पहुंच पाए। कहते हैं कि सही दिशा और सकारात्मक चीजों के लिए अगर होड़ की जाए तो वो बहुत बढ़िया रहती है, लेकिन अभी जो महामारी चल रही है और कोरोना में अगर आप एक दूसरे को देखकर, गांव की मैं स्थिति की बात कर रहा हूं क्योंकि गांव में थोड़ी सी लापरवाही देखने को मिलती है, लोग मास्क और सैनिटाइजिंग का प्रयोग नहीं करते हैं, तो एक के देख के एक फिर वो भी उसी चीज को फॉलो करता है। तो कृपया इस चीज की होड़ ना करें। कोई भी है, सामने वाला है, आपने मास्क लगाया वो उसने नहीं लगाया, तो कोशिश करिए कि उससे कहें कि वो मास्क का प्रयोग करें, ताकि आपके साथ साथ आपके पूरे गांव को इस महामारी के प्रकोप से बचने में मदद करेगा। दूसरा, ये अभी आपने कहा कि गांव में अभी इतनी बीमारी नहीं फैल रही, लेकिन खबरें मिल रही हैं शहर में, तो हमारे फरीदाबाद शहर में तो अब देखा जा रहा है कि बहुत ही कम रेशो हो गया है और लोगों की ठीक होने की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन खबरें तो गांव से भी आ रही हैं। तो आप गांव में काम कर रहे हैं, लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो वहां पे स्थिति, मतलब आपको क्या लगता है कि अभी ठीक है सब जगह? अभी अगर गांव की बात करें, सामान्यतः तौर पर बहुत से गांव ऐसे हैं जहां अभी कोरोना नहीं पहुंच पाया है। अच्छा। बहुत से गांव जो शहर के साथ लगते हुए हैं, वहां कोरोना के पेशेंट इसलिए आ गए हैं क्योंकि आए दिन उन लोगों का शहरों में आना जाना होता है, आवागमन होता है, और हमारी की गई एक छोटी सी भी असावधानी या कोई कमी कोरोना के खतरे को कामयाब कर देती है और उसे हम तक पहुंचाने का काम करती है। जी बिल्कुल। तो गांव में भी ऐसा ही है कि अभी लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से प्रताप जी, आपके न्यूज चैनल न्यूज एनसीआर के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा अपने फरीदाबाद के सशक्त जो डीसी साहब हैं जी, यशपाल यादव जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि कोरोना काल में जैसे ही उन्होंने छुट्टियों के बाद तुरंत अपना कार्यभार संभाला, उसके बाद से कंटिन्यू अपने अधिकारियों के साथ उन्होंने गांव गांव शहर शहर का दौरा किया। आपने देखा होगा फरीदाबाद एनसीआर में सबसे पहले ऐसी सिटी, ऐसा जिला बना जिन्होंने ऑक्सीजन के संकट को जल्द से जल्द टालने का काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे यहाँ के जो डीसी हैं वो यशपाल यादव जी अपने आप में एक बहुत अच्छी शख्सियत हैं और बहुत अच्छा काम अपने शहर के लिए वो कर रहे हैं। पिछले वर्ष 2020 में भी हमने देखा था कि वो शहर का, फरीदाबाद शहर का संचालन कितने अच्छे से उन्होंने किया। अब की बार फिर से वो पूरे एक्टिव तरीके से लगे हुए हैं। और दूसरी चीज़ कि वो फरीदाबाद की जितनी भी संस्थाएं, जो भी जिनके वॉलंटियर्स हैं, जो एक्टिव संस्थाएं हैं, उन सबके को साथ मिलाकर इस कोरोना को हराने की कोशिश उनकी जारी है। जिला प्रशासन की तरफ से जैसे रेड क्रॉस भी है, जिला प्रशासन भी है, और कुछ निजी संस्थाएं, जो आपने अभी जैसे ऑक्सीजन की बात हुई तो जिला प्रशासन की तरफ से वॉलंटियर्स लिए गए निजी संस्थाओं से। तो आप भी क्या उस चीज पे कोई काम कर रहे हैं? आपका को सहयोग मिल रहा है जिला प्रशासन और रेड क्रॉस से? प्रताप जी, मैं आज समस्त जनता को, कई बार मेरे पास ये मैसेज भी आ रहे थे कि जिला प्रशासन आपको क्या सहयोग कर रहा है। जी जी। तो जिला प्रशासन अपनी तरफ से भरपूर सहयोग कर रहा है जी। पूरे जिले के गांव गांव में वाहन चलाए जा रहे हैं, जागरूकता वाहन जी। लेकिन सोनू नवचेतना फाउंडेशन और संभार्य फाउंडेशन ने मिलकर जो काम करने का काम किया अभी जी जी,
गांव गांव जाकर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया। हमारे कुछ अपने वॉलंटियर्स हैं हम दोनों संस्थाओं के। अच्छा। हमने उन वॉलंटियर्स को जोड़ा जी। और अपने जो मेंबर्स हम लोग प्रति माह के हिसाब से बनाते हैं। जी जी जी। हमने अपने मेंबर बनाए 10 रुपए प्रति माह के हिसाब से। अच्छा। तो 10 रुपए प्रति माह बनाते बनाते हम लोगों का जो कारवां है वो बहुत बड़ा होता चला गया। लोग हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं। जी। आप सभी के आशीर्वाद से उन सभी वॉलंटियर्स ने काफी मेहनत की। गांव गांव जाकर हमने लड़ने का जज्बा दिखाने का काम किया। जी, जी। जिला प्रशासन ने जैसी हिदायतें दी थी कि किसी भी गांव में जाकर आपको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। जी बिल्कुल। किसी भी गांव में जाकर आपको सार्वजनिक कोई कार्यक्रम नहीं करना। किसी भी गांव में जाकर आपको शोर शराबा नहीं करना। तो हमने जिला प्रशासन से लिखित रूप से परमिशन ली। जी। रेड क्रॉस को उसमें भागीदार बनाया। जी। और हमने एक लिखित एक निवेदन किया कि हम गांव गांव में जाकर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करना चाहते हैं। जी। क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गांव में अगर जाने से कोरोना का रोक दिया तो हमने कोरोना से जीत पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हमने उनसे परमिशन ली और जिला प्रशासन रेड क्रॉस के माध्यम से संभारे फाउंडेशन के साथ मिलकर अपने कारवा को आगे बढ़ाया। जी जी। हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और जैसा आपने कहा बिल्कुल सही बात है वो कि अगर गांव में एक बार कोरोना का प्रकोप अगर फैल गया तो उसको रोकना असंभव हो जाएगा। लेकिन आप जैसे कुछ समाज सेवी लोग हैं जो इस चीज को लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और कोरोना को मात देने की पूरी कोशिश आप लोगों की जारी है। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। दूसरी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सोनू नवचेतना फाउंडेशन और संभारिया फाउंडेशन जिला रेड क्रॉस और जिला प्रशासन के साथ में ऑनलाइन आजकल योगा की क्लासेस ले रहे हैं ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो थोड़ा सा आप प्लीज उसमें और बताएं कि क्या है वो, कैसे कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि योग अगर होगा तो निरोग होगा। जी जी। और फिट होगा इंडिया तो हिट होगा इंडिया। उसके तहत हम लोगों ने संभारिया फाउंडेशन, सोनू नवचेतना फाउंडेशन और डांस एकेडमी के माध्यम से हमने 3 एक अलग अलग कार्यक्रम चलाए जिसमें सुबह 9 बजे, प्रातः 9:30 बजे हम योग दिखाते हैं, योग का काम करते हैं। संभारिया फाउंडेशन के फेसबुक पेज पर उसका आयोजन किया जाता है प्रतिदिन और लगभग 1000 के करीब लोग हैं जो डेली हमारे उस फेसबुक पेज के माध्यम से उस कार्यक्रम को देखते हैं। उसके बाद 10 बजे हमारा एरोबिक्स होता है जो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक किया जाता है। संजय बायला हैं, पलवल से हमारे मित्र हैं और वॉलंटियर्स हैं हमारे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को के प्रेरणा स्तोत्र बने हुए हैं। और उसके बाद शाम को हम डांस बच्चों को सिखाने का काम करते हैं ताकि वो सभी फिट रहें। और लॉकडाउन के दौरान जो लोग घर बैठे हैं, जो बच्चे घर बैठे हैं, उन्हें एक अच्छा समय मिले कि कुछ सीखने का मौका मिले। जी जी बिल्कुल। दुर्गेश जी, आपने एक सेवा और चला रखी है निजी एम्बुलेंस वाली, जिसमें अगर किसी को जरूरत पड़ती है और उनके पास गाड़ी नहीं है या एम्बुलेंस की व्यवस्था वो नहीं कर पा रहे हैं, वो सक्षम नहीं है उसमें, तो आप इनको संपर्क करके ये उसका पूरा आपके लिए अरेंज करते हैं कि कहाँ पर गाड़ी। और अगर फरीदाबाद शहर से कुछ ज्यादा दूर गाँव है तो आधे पौने घंटे का टाइम तो इतना चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। तो बहुत अच्छी सर्विस आपने दे रखी है। तो क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि इस चीज का लोग नाजायज फायदा उठाते हों? जी, मैं बताना चाहूंगा, मैं सार्वजनिक तौर पर सिर्फ उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा। जी जी जी। प्रताप जी, मुझे करीब 9:30 बज रहे थे रात के, मुझे कॉल आया जी और कहा कि बेटा मेरी तबीयत खराब है और मुझे जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल में जाना है। जी। मैं सेक्टर 21C में पहुंचा। जी। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने देखा उनके जो ग्राउंड फ्लोर था, जिस फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे वो रहा करते हैं जी, वहां 3-3 गाड़ियां थी। अच्छा। पहले मैं उस गाड़ियों को देख के चौंका कि अगर किसी घर में 3 गाड़ियां हैं तो शायद उन्हें गाड़ी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया अपने आप से कि शायद लॉकडाउन है, शायद हो सकता है घर का कोई परिवार का सदस्य कहीं बाहर गया हो सकता है कोई किराएदार हो उसकी हो। तो मैंने उनको गेट खटखटाया, मैंने उनसे कहा, तो मैंने जब गेट को नॉक किया तो वहां से एक अच्छा, मेरे से भी अच्छा तगड़ा व्यक्ति वहां से बाहर निकला, फिट व्यक्ति बाहर निकला। उन्होंने कहा, हाँ जी सर, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, मेरी माताजी बीमार हैं, आप इन्हें कृपा करके ले जाइए और घर में छोटे बच्चे हैं जी। तो पहले तो मैं इतना कुछ सोच पाता, लेकिन माताजी की तबीयत को देख के मेरे को लगा कि शायद पहले मुझे इनको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, बाद में मैं व्यंग कर सकता हूं। जी जी जी। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके आया। आप लेके गए फिर हॉस्पिटल? मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके आया और एशियन हॉस्पिटल में मैंने 15 या 20 मिनट हमें लगे थे। वो वहां आया जाया करती थी डेली बेसिस पे और रूटीन चेकअप के लिए उनका वो बीपी की और शुगर की कोई प्रॉब्लम थी। अच्छा। जिसकी दवाइयां उन्हें लेनी थी और हालांकि उन्हें 5 या 10 मिनट इंजेक्शन लगाया, थोड़ी देर के लिए लेटाया, उसके बाद वो ठीक हो गई। मैं उन्हें वापस उनके वहां लेके गया
घर पे लेके गया तो मैंने उस व्यक्ति से सिर्फ एक प्रश्न पूछा, उनके बेटे से। मैंने कहा कि जिन माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, जी जी जी, और आपके लिए सब कुछ किया, आज आप उन्हें घर से सिर्फ अस्पताल ले जाने के लिए दूसरे का वेट कर रहे थे। मैं यहां पहुंचा हूं, करीब मुझे 45-50 मिनट लगे होंगे। अगर इस बीच में भगवान ना खुदा ना खास्ता कोई मिस हैपनिंग अगर हो जाती, बिल्कुल, तो इसका कौन भुगतान करता? कौन भुगतान करता? जी। तो उन व्यक्ति के सिर्फ एक ही शब्द था, अगर मैं उसका आंसर आप सभी को बताऊंगा तो, और मैं एड्रेस बता दूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आधी जनता जाके उसके घर के बाहर धरना देने लगे। ओह माय गॉड। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप सेवा कर रहे हैं ना, आप सेवा कीजिए, बकवास ना कीजिए। अच्छा। तो देखिए कि अगर सेवा भाव अगर कोई कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है, तो आप उनका साथ दीजिए, साथ दीजिए। आप अपने परिवार का, अपने माता पिताओं का, सबका भरोसा जीतिए। जी जी। और जिस परिस्थिति से उन्होंने आपको पाला है, आपका फर्ज बनता है कि आप भी उनके लिए कुछ करें। बड़े शर्म की बात है, ऐसे लोग भी हमारे समाज में रहते हैं। आप लोग एक तरफ इतनी मेहनत करके, जैसे तैसे संसाधनों को जुटा के हमारे लिए ही ये काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, और फिर उस बीच में इस तरह के लोग कुछ होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जबकि गाड़ियां होने की, और वो भी अपनी माँ को अगर वो कोरोना के लिए अब हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकते, 3-3 घर में गाड़ियां होने के बावजूद भी, तो यह बहुत ही शर्म की बात है। और ऐसे लोगों को अब कोशिश कीजिए, आप समाज सेवा का काम, दुर्गेश जी मैं भी आपसे कहूँगा और पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करिए कि लोगों को आइडेंटिफाई करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई गलत फायदा उठाता है तो सामाजिक रूप से उसका कहीं ना कहीं उसको सजा देने का भी काम करवाइए। तो अगला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी कुछ समय पहले एक थिएटर फेस्टिवल आपके और संभारे फाउंडेशन ने किया था। आप कलाकारों के लिए भी बहुत काम करते हैं, मैंने देखा है, और कलाकारों को मंच प्रदान करने के लिए भी आपने बहुत मेहनत की है। उस मंच पे आपने और अभिषेक देशवाल जी ने एक बात कही थी कि उत्तराखंड में जो आपदा आई थी उसमें आप 1 करोड़ बीज रोपने का काम कर रहे हैं, उस पर क्या चल रहा है अभी? उत्तराखंड सरकार को हमने निवेदन किया कि हम उत्तराखंड के अंदर 2 करोड़ बीज लगाना चाहते हैं। जी जी जी, अच्छा, 2 करोड़ बीज लगाना चाहते हैं। इसके दौरान हमारी मीटिंग, कोविड ये जो दूसरी लहर थी, इस लॉकडाउन होने से पहले जी, हमारी मीटिंग देश की सशक्त सेना की सशक्त एक टीम टेरिटोरियल आर्मी के साथ हुई जी। हम उत्तराखंड गए, देहरादून में उन्होंने हमारा काफी अच्छा स्वागत किया, हमारी इस मुहिम को एक्सेप्ट किया और हमारा साथ देने का वादा किया। टेरिटोरियल आर्मी ने कहा कि आप 2 लाख पेड़ भी लगाने का काम कीजिए जी, जी। 2 करोड़ बीज आप डालिए, लगाइए अपने वॉलंटियर्स के साथ जी। लेकिन उन्होंने हमसे जो निवेदन किया, वो मुझे उनकी जो बात थी वो दिल को भा गई जी। उन्होंने कहा कि इसके साथ आप पहाड़ी पेड़ जो हैं, जो पहाड़ी मौसम में और पहाड़ी मिट्टी में होते हैं, 2 लाख पेड़ भी लगाइए। तो हमने उनके निवेदन को स्वीकार किया है। मानसून सत्र, जैसा कि आप सभी को पता है, 1 जून से स्टार्ट हो रहा है जी, जी। अगर सारी परिस्थितियां ठीक हो जाती हैं और आवागमन में कोई परेशानी अगर नहीं हुई, तो 1 जून से लेकर 30 जून के बीच हम 2 करोड़ बीज उत्तराखंड के अंदर बोने का काम करेंगे, और साथ ही साथ अपने 100 वॉलंटियर्स और 100 टेरिटोरियल आर्मी की स्टाफ की मदद से 2 लाख पेड़ भी लगाने का काम करेंगे जी, जी। उत्तराखंड के अंदर। दुर्गेश जी, फंड्स के कैसे अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, इतने सारे बीज और इतने सारे आप कह रहे पेड़ लगाना, फिर वहां पे 100 वॉलंटियर्स का भी खर्चा, तो कैसे सरकार से कुछ मदद मिल पाती है? अभी तक मेरे दिल को छूने वाली बात आपने कह दी है जी, जी। मैंने इसके लिए पत्र लिखा देश के सशक्त प्रधानमंत्री जी को जी, राष्ट्रपति जी को जी, गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, गवर्नर साहब को, चाहे वो उत्तराखंड हो जी, चाहे वो हरियाणा प्रदेश के हो, लेकिन अभी तक किसी की तरफ से कोई मेल नहीं आया। अच्छा। और मैं बताना चाहूंगा आपको, इस खुले दरबार आपके न्यूज एनसीआर, क्योंकि जो न्यूज चैनल होता है, जो जनता जनार्दन होती है, वो एक आईना होता है और आईने से सच को छुपाया नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी फरीदाबाद आए, और एक कार्यक्रम फरीदाबाद में, एक सत्संग का कार्यक्रम था जी, उसमें शामिल हुए। मैंने उनसे निवेदन किया कि हमारा एक पोस्टर है जिसके ऊपर हमने लगाया हुआ है कि सोनू नवचेतना फाउंडेशन, क्योंकि हरियाणा की संस्था है जी, और हरियाणा का प्रतिनिधित्व श्री मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री जी के रूप में कर रहे हैं, सत्य बात। और हम उत्तराखंड जा रहे हैं, और उत्तराखंड केवल उत्तराखंड को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को एक शुद्ध वायु,
शुद्ध वायुमंडल, हाँ, एक अच्छी सांसें देने का काम अच्छा वातावरण मिले। जब हम पूरे देश में कहीं भी कोई बात आती है घूमने की, तो सबसे पहले जो ख्याल मन में आता है वो कहते हैं कि उत्तराखंड की ठंडी वादियों में चलते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैंने श्री मनोहर लाल खट्टर जी से समय लिया, जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से, और भी कई लोगों के माध्यम से अलग अलग समय लिए, लेकिन उनसे समय नहीं मिल पाया। हालांकि मैं उनसे कई बार मिला हूं, हमेशा समय मिला, लेकिन इस काम के तहत उनसे समय नहीं मिल पाया। उसके बाद मैं सूरजकुंड में उनका स्टे था, नाइट स्टे था जी। तो मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग काफी अच्छे मन से अपना जो बैनर था, पोस्टर वहां गए, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप इस बैनर को एक बार लॉन्च कर दीजिए। तो उन्होंने कहा, उनके जो अच्छे जो शब्द थे जी, वो ये थे कि बीज जो लगाने का काम किया जा रहा है, जो पेड़ लगाने का काम किया जा रहा है, ये उत्तराखंड में किया जा रहा है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री या उत्तराखंड के किसी नेता से इसको कराइए। अच्छा। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ और काफी हंसी भी आई। प्रताप जी, जी मैं समाज सेवी भी हूं, हाँ। और मैं पार्लियामेंट में पॉलिटिकल एडवाइजर भी हूं। अच्छा। लेकिन मैं नहीं समझता कि एक जो समाज सेवी है, एक जो देश में किसी एक अच्छे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, जी। जो खुद एक कहते हैं कि मैं भी चौकीदार हूं जी का नारा उन्होंने दिया, अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो उसका कोई आधार मैं नहीं समझता। बिल्कुल। लेकिन मुझे खुशी हुई कि उनकी किसी बात से हमारे हौसले को का कोई तोड़ नहीं कर पाए वो। जी। लेकिन हमने अपने हौसले को थोड़ी सी और उड़ान दी, हाँ, और हमने कहा मिला कि कोई व्यक्ति मिले या ना मिले, लेकिन हम अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से जी इसको करेंगे, और अब हम किसी भी नेता से समय भी नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया। और सिर्फ वॉलंटियर्स के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, पत्रकार बंधु साथियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया सोच है आपकी, और बहुत साहस का काम है कि इतना बड़ा एक जिम्मेदारी लेना और उसको निभाने, पूर्ण रूप से निभाने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपने फरीदाबाद शहरवासियों से भी अनुरोध करूंगा, और भी जो लोग सक्षम है और जो इस तरह का योगदान समाज सेवी संस्थाओं के लिए देते हैं, तो वो भी आगे बढ़कर आएं और सोनू नवचेतना फाउंडेशन को जो भी आपसे मदद हो सकती है वो पूरी कोशिश करें, ताकि ये देश तो पूरा हमारा है, हम सिर्फ हरियाणा राज्य में रहते हैं वो एक अलग बात है, वो उत्तराखंड है। जैसे आपने कहा कि हम लोग घूमने के लिए सबसे पहले वहीं का प्लान करते हैं जी। तो जब आप वहां पे घूमने जा सकते हैं, उन वादियों में एक अच्छा वातावरण के लिए आप वहां पर पहुंचते हैं, तो उस वातावरण की शुद्धि के लिए तो कोशिश करिए कि इनका आप साथ दें जी। अभी फिलहाल में जो स्थिति है, आपको क्या लगता है कि अब महामारी कंट्रोल में है, आगे लॉकडाउन की ओर आवश्यकता है कि ये मेरा पर्सनल सवाल है आपसे कि आप अपनी राय इस पर दें। तो क्या लगता है कि लॉकडाउन की आवश्यकता और रहेगी, या जो लॉकडाउन अभी तक चल रहा है वो पर्याप्त है? मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जो लॉकडाउन सरकार ने किया जी वो पर्याप्त था। अच्छा। लेकिन अब बढ़ती मांग के अनुसार, बाजार की मांग के अनुसार, क्योंकि व्यापारियों ने पिछले 1.5 साल के दौरान बहुत कुछ खोया है। बिल्कुल सत्य बात है। सभी लोगों का व्यापार ठप हो चुका है। जिन लोगों ने नए स्टार्टअप्स स्टार्ट किए थे वो लोग तबाह हो चुके हैं। वो तो बिल्कुल बर्बाद हो गए। जिन लोगों ने किसी से उधार लेकर 2-4-5 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस किया था वो सब ठप हो चुके हैं। एक महामारी और एक तरफ व्यापार, अगर इन दोनों की हम बात करें तो महामारी पर अभी पूर्ण विराम नहीं लगा है। हाँ। कंट्रोल में है। अगर हम थोड़ा बचाव करें, लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। मैं सरकार को भी दोष नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि सरकार ने तो लॉकडाउन खोला था, लेकिन हमारी जो लापरवाही थी, उन लापरवाहों की वजह से ये जो कोरोना वायरस है वो दोबारा बढ़ गया। और आपने देखा जब देश में 5 लाख अगर प्रतिदिन केस आएंगे तो लोग क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी? बिल्कुल सही प्रताप जी, अभी एक ऐसा समय है जब वैक्सीनेशन का काम धीमे स्तर पर हो रहा है जी। आपने देखा होगा, हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रही है, लेकिन फिर भी जिस गति के साथ होना चाहिए वो गति नहीं है। वैक्सीनेशन की थोड़ी बहुत कमी है। दूसरा ये कि टेस्टिंग, मुझे नहीं लगता कि टेस्टिंग ज्यादा खास तौर पर की जा रही है। अगर टेस्टिंग की जाए तो अभी भी केस, मुझे नहीं लगता कि 5 लाख केस प्रतिदिन पूरे देश में कोई आंकड़े रखते हैं, लेकिन अगर टेस्टिंग बढ़ा दी जाए तो मुझे लगता है कि 10 लाख केस पूरे देश में प्रतिदिन होंगे। तो अभी लगता है कि टेस्टिंग भी पूरी तरह से नहीं हो, टेस्टिंग अभी पूरी तरह से नहीं हो रही है। अभी टेस्टिंग जो की जा रही है, आप देखिए कि कोरोना वायरस अगर किसी को 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए जुकाम होता है, तो अगर आप उसका टेस्ट कराइए वो भी पॉजिटिव होगा जी। लापरवाही
लोग बरत रहे हैं, इसका ध्यान देना होगा। लॉकडाउन को खोलना होगा, लेकिन स्कूल कॉलेजेस जहां बच्चों का जाना आना है, स्कूल कॉलेजेस को अभी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं किया जा सकता। बड़े बाजारों को जहां पर ज्यादा भीड़ होती है, जैसे बड़ी बड़ी मार्केट जहां पर आप कपड़े के लिए फेमस की जाती हैं, जहां आपको पता है कि 10-10 गज की दुकानें होती हैं, या छोटी छोटी तादाद में बहुत सारी भीड़ हो जाती है, बड़ी मार्केटों के नाम, मैं किसी पर्टिकुलर मार्केट का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जहां पर बाजारों में भीड़ कम होती है, जहां पर शॉप्स अलग अलग हैं, उनको पूरी तरह से खोल देना चाहिए। जी। अगर आज ऐसा हुआ है, आज लॉकडाउन में कुछ चेंजेस किए 6 बजे तक के लिए सरकार ने परमिशन की है कि वो कुछ दुकानें 6 बजे तक, कुछ 3 बजे तक, 3 बजे तक खुलेंगी। बिल्कुल। कोरोना जो महामारी है वो देखा जाए तो व्यापार पर भारी पड़ रही है, और हमारी ही कुछ लापरवाहियों की वजह से आज हम इस विकराल परिस्थिति में हैं। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो व्यवसायिक और जो बिजनेसमैन हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और 2020 में जब कोरोना आया था, जिन लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे, उन्होंने फिर से दोबारा से नया स्टार्टअप किया, दोबारा से कमबैक करने की कोशिश की, और अपना जो थोड़ा बहुत पैसा जो बचा हुआ था वो उसमें फिर से इन्वेस्ट किया। लेकिन अब फिर से उन लोगों का काम ठप हो गया है, और अब उनके पास शायद कुछ बचा भी नहीं है कि वो आगे जैसे तैसे कि मैनेज कैसे करेंगे। बहुत से लोग हैं, मुझसे भी काफ़ी लोग मिलते हैं, और सभी का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि मर गए। तो कोशिश करिए कि हम सभी कोरोना के नियमों का पालन करें, और आगे सुनने में आ रहा है कि भाई तीसरी वेव और आने वाली है, तो अगर उससे बचना है तो अभी भी संभल जाइए और सभी नियमों का पालन करिए, ताकि इस तरह की स्थिति दोबारा से पैदा ना हो। दुर्गेश जी के साथ हमने काफ़ी चर्चाएं की है। मैं दुर्गेश जी एक चीज़ और चाहूँगा कि आप जो लोगों की मदद करते हैं वो लोग कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे आप उनसे पहुँचते हैं, क्या माध्यम है, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। और एक अपील जो आप अपने हमारे दर्शकों से करना चाहेंगे, वो अपील एक अपील मैं हरियाणा की सरकार से करना चाहूँगा अपने पत्रकार बंधुओं के लिए जी, कि जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने घोषणा की पत्रकारों के लिए कि कोरोना वॉरियर्स जो होंगे जी, या किसी आपातकाल परिस्थिति के दौरान किसी पत्रकार बंधु को अगर कुछ हो जाता है तो उनके परिवार को 10 लाख रुपए की राशि का सहयोग मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली में भी रोहित सरदाना जी की जो खबर है, मैं जानता हूं, जहां तक सोचता हूं कि उससे सभी परिचित हैं, वो सभी के लिए बहुत और रोहित जी मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई, शुभचिंतक रहे हैं। उनके परिवार से मेरा बहुत निजी संबंध रहा है, उनके घर मेरा आना जाना रहा है जी। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि जितने भी पत्रकार साथी हैं, आप सभी लोग जो हैं, बिना किसी लोभ लालच मोह माया के आप गांव गांव दर दर जाकर अच्छे और बुरे की पहचान जनता तक पहुंचाते हैं, लोगों तक उनकी आवाजों को पहुंचाने का काम करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हरियाणा सरकार भी उस तर्ज पर पहले तो पत्रकारों को, सभी पत्रकारों को सहयोग करे जी, उनको इंश्योरेंस देने का काम करें, उनके लिए कुछ अच्छा करने का काम करें। दूसरा, जनता से अपील करना चाहूंगा कि जनता कोरोना को समझें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा बचाव कर सके, साबुन से और सैनिटाइजर से अपने हाथों को धोएं। कहीं बाहर से घर पहुंचने के बाद अपने अगर कोशिश करें, अगर संभव हो तो स्नान करें, उसके बाद परिवारजनों से मिलें। जिनके घर में बड़े बूढ़े रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, वो बुजुर्गों का मान सम्मान करें, खाना पीने का ध्यान रखें। लॉकडाउन ने तो एक अच्छा समय दिया है आप सभी लोगों को कि फोन की बुक में 1 नंबर से लेकर 1000 नंबर तक जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, सभी से 5-5, 10-10 मिनट बात कीजिए, पूछिए कि आप लोग कैसे हैं, ताकि आपको उनसे जुड़ाव महसूस हो। एक निवेदन मेरा फरीदाबाद के यशस्वी डीसी साहब यशपाल यादव जी से, आपके माध्यम से प्रताप जी मैं कहना चाहूंगा कि मेरी उस आग्रह को आप भी पुनः एक बार जरूर कहें कि हमारे फरीदाबाद में 300-400 पता नहीं 500 संस्थाएं हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी, और 300-400 नहीं सर, 3500 से ज्यादा रजिस्टर्ड और बहुत सारी संस्थाएं हैं जी जी। और अक्सर हम संस्थाओं को देखते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त वाले दिन संस्थाओं की इतनी लंबी कतार होती है, मैं जब सुनने बैठता हूं तो शायद करीब 45 मिनट हो जाते हैं, संस्थाओं की गिनती खत्म नहीं होती जी, जी, जी। लेकिन जब हमारे जिले को आवश्यकता होती है ऐसे लोगों की जो लोगों के बीच में जाकर काम करें जी, जी। जब ऐसी जरूरत होती है कि लोग कहीं राशन बांटे, कहीं हैंड सैनिटाइजर्स बांटे, कहीं दवाइयां बांटे, कहीं कुछ करें,
तो उस समय ये संस्थाएं सारी कहां चली जाती हैं? कुछ आज अगर नजर आती हैं। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी साहब की वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी संस्थाएं अंकित है। जी जी, वो संस्थाएं हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनमें से बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल गायब हैं। जी जी। तो डीसी साहब, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उन संस्थाओं का एक ऑडिट आप अपने माध्यम से कराएं, क्योंकि आपकी वेबसाइट पर वो सभी अंकित जो संस्थाएं हैं वो होनी चाहिए जो हमारे फरीदाबाद की आन बान और शान हो। जी जी। और बाकी संस्थाओं से आप कहें कि आपको कुछ दिन के लिए इस कैटेगरी से अलग किया जा रहा है, आप लोग काम करेंगे तो पुनः आपको इस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ताकि वे ऑफ अट्रैक्शन सभी का बढ़े और इंटरेस्ट बढ़े, काम करें। जी जी। एक अंतिम बात जो आपने मुझसे पूछी थी वो ये कि हमारा सोनू नवचेतना फाउंडेशन के नाम से फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम आईडी है, ट्विटर का भी पेज बना हुआ है, ट्विटर आईडी है हमारी, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। www.sonunavchetnafoundation.org के नाम से हमारी वेबसाइट भी है। बाकी मेरा नंबर, मैं डॉक्टर दुर्गेश शर्मा, 9711187931, आप देख रहे होंगे कि नीचे वो आपको दिख जाएगा नंबर मेरा। और जो सोनू भाटी जो मेरे मित्र हैं उनका नंबर है 9599467151, वो भी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। इसके बाद हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं, संभारे फाउंडेशन अभिषेक देशवाल जी, जज्बा से हिमांशु भट्ट जी, HBM कनेक्ट से गायत्री जी, ये हमेशा एनजीओ गुरुकुल से गायत्री जी, ब्रिजमोहन जी, ये सभी लोग हमसे जुड़े रहते हैं। जी जी। तो उन सभी का सहयोग हमें प्राप्त है। बहुत अच्छी आपके साथ दुर्गेश जी चर्चा रही, सॉरी डॉक्टर दुर्गेश जी। जी जी जी। तो बहुत अच्छी चर्चा रही है, उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ और आपके साथ में शेयर किए। तो और उन्होंने एक अपील डीसी साहब से भी की, और ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत सही अपील है, और इस तरह का एक कदम हमारे जिला प्रशासन को जरूर उठाना चाहिए, ताकि जो असल में संस्थाएं हैं जो सेवा सच में कर रही हैं वो आगे आएँ, और जो लोग साइलेंट जो ट्रस्ट बने हुए हैं जो कहीं भी कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं तो उनको खाली करने का काम किया जाए, ताकि जो एक्टिव संस्थाएं हैं उनको भी मनोबल मिलेगा और उनको काम करने में भी, और वो काम में एक्टिव भी ज़्यादा रहेंगे। दूसरा, आप बीज रोपण का एक आपने बहुत अच्छा वो लिया हुआ है इनिशिएटिव, हम यही कहेंगे कि वो कामयाब हो और आप जल्दी से जल्दी आप उस काम में अपना वहाँ पर बीज रोपण का काम करें, ताकि वहाँ का वातावरण और शुद्ध हो, और हम जो घूमने के शौकीन हैं उनको भी एक अच्छा वातावरण वहाँ पर मिलेगा। और आप राशन बांटने का काम या योगा के माध्यम से आपको स्वस्थ रखने के लिए जो इनकी कोशिश जारी है वो भी बहुत तारीफ़ काबिल है। दूसरा, एम्बुलेंस की सेवा ये आप समाज के लोगों को दे रहे हैं, और बहुत अच्छा काम करने का ये बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। आप सभी के लिए ये लोग सड़कों पर रहते हैं, रात दिन ये लोग काम कर रहे हैं, रात को 2 बजे भी, 3 बजे भी, और शाम को, दिन में जब इनको कोई किसी का फ़ोन आता है तो ये हमेशा मदद के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें भी ज़रूर सोचना चाहिए ताकि इन लोगों को मदद मिल सके, क्योंकि हम सेफ्टी बरतेंगे तो थोड़ी सी राहत इनको भी मिलेगी। अगर हम सेफ्टी नहीं बरतेंगे तो ये इनको दिन रात ऐसे इनको भी भागना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कोशिश कीजिए, जिला प्रशासन का, सरकार का, इन समाज सेवी संस्थाओं का जो आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं, इनके लिए आप इनकी मदद कीजिए, और कोशिश करिए कि जितनी भी संस्थाएं, मैं ये नहीं कहता कि सोनू नवचेतना फाउंडेशन है, और भी बहुत सी एक्टिव संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, अगर आपसे कोई भी सहयोग बन पड़ता है तो इन लोगों के लिए ज़रूर करें। हमारी कोशिश ही सिर्फ न्यूज़ एनसीआर की कोशिश सिर्फ यही है कि हम सकारात्मक रूप से आप इन सब लोगों को आपसे रूबरू कराएं, ताकि इनको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे मदद मिल सके, और आपके लिए जो ये काम कर रहे हैं उससे आप अवगत हो सकें कि कौन कौन वो लोग हैं जो शहर में अच्छा काम कर रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं। आगे भी हम इसी तरह से ही हर रोज़ आपके लिए किसी न किसी ऐसे मेहमान से हम आपको रूबरू कराते हैं जिनका समाज के प्रति सहभागिता है। कल भी हम किसी और के साथ होंगे। हमारे आज 19 एपिसोड हो गए हैं, और हमारी कोशिश है कि ये काफिला और ये ऐसे ही चलता रहे, और आप लोगों का बहुत प्यार भी हमें मिल रहा है, बहुत दर्शक देख रहे हैं और काफ़ी सकारात्मक रूप से वो हमारे लिए बोलते हैं, तो सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। और आज पत्रकारिता दिवस भी है, तो मैं दोबारा से मेरे सभी पत्रकार साथियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। हम कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम समाज को एक सही दिशा दें,
प्रेरणादायक बने, लोगों को जागरूक करें और अच्छे काम को, जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसको लोगों तक और जन जन तक पहुंचाएं। यही हमारा कर्म और यही हमारा धर्म होना चाहिए। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। कल फिर से इसी समय शाम 4 बजे फिर से आपके सामने हम हाजिर होंगे और कृपया कोशिश करें कि हमारी जो भी लाइव वीडियोस चलती हैं उनको शेयर करेंगे तो हमारा और हौसला बढ़ेगा, ताकि हम इस काफिले को और आगे तक लेके जाएं। आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।